हेलो एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और जैसा कि पहले से ही 11th की लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। तो आज इसी क्रम में हम ट्वेल्थ की जो लेक्चर सीरीज़ है वो शुरू करने वाले हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स जो चैप्टर है वहाँ से शुरू करेंगे। सो विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में बहुत टाइम तो नहीं बचा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी टाइम हमारे पास उपलब्ध है उस टाइम में हम जो कंटेंट है ट्वेल्थ का उसको बेहतर तरीके से इन वीडियोस में रख पाएँ, जिससे आपकी ट्वेल्थ की एग्ज़ाम और जेई मेन और नीट के जो ट्वेल्थ हिस्से का जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्वेल्थ क्लास सिलेबस। तो आज जैसा कि मैंने बताया, जो पहला चैप्टर मैं लेके चल रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैट। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, जो चार्ज रेस्ट में हो उनकी प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करते हैं जिस सेक्शन ऑफ फिजिक्स में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। अब इसमें एक वर्ड आया चार्ज। ठीक है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भाई? तो जिस तरह से मास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसी तरह से चार्ज भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। और ये चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बॉडी पे जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बोर्ड में पूछी भी जाती हैं और हमें जाननी भी चाहिए, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा चार्ज। ठीक है, बहुत ब्रीफली बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चार्ज कितने तरह का होता है बाय कन्वेंशन, मान्यता के अनुसार, बाय कन्वेंशन चार्ज is of two types, and what are those types? Positive and negative. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, बताइए? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट independent charge is that on an electron, which is also commonly called as electronic charge. The magnitude of which, I am talking about magnitude, electron is a negatively charged particle. तो उस पर जो चार्ज होता है ऑब्वियसली वो E माइनस होता है, लेकिन मैं इस E का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ आपको। इट इज़ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। C फॉर कूलॉम। सो व्हाट इज C? C का मतलब होता है कूलॉम, एंड दैट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अगला पॉइंट,
तो चार्ज के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, स्मॉलेस्ट चार्ज मिल गया। अच्छा, तो चार्ज हमेशा जो होगा वो मतलब चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है, एंड दैट ऑन प्रोटॉन is plus E. The next point is अब ये एक important point है, क्योंकि इस पे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि what do you mean by quantization of charge। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, जो उसका टोटल चार्ज होगा, अगर वो चार्ज बॉडी है तो वो हमेशा ई का, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल मल्टीपल होगा द नेट चार्ज on any body is an integral multiple of प्लस और माइनस ई। ठीक है, तो ई का मल्टीपल होगा 1e 2e है, +4e -7e ऐसे करके। लेकिन आप क्वांटाइजेशन के इस रूल को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और वो कब कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। क्वांटाइजेशन इज नेग्लेक्टेड इफ साइज ऑफ टोटल चार्ज इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, अब सोचिए, जो E की वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए 1 कूलम दिया हुआ है, और 1 कूलम को मान लीजिए आप इसमें निकालना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये E हो गया, इनटू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, यानी n क्वांटम की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ फ्रैक्शन नंबर आएगा कि नहीं आएगा आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये पावर्स बहुत बड़े आएंगे। देखिए 1 कूलम यहाँ जाएगा 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जगहों में जहाँ पे नेट चार्ज जो है उसका क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे क्वांटाइजेशन को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 7th पॉइंट के बारे में। 7th पॉइंट ये कहता है कि if a body has n1 protons and n2 electrons, then the total charge on the body is n1 minus n2 into E। तो ये तो ऑब्वियस है, प्रोटॉन की वजह से प्लस n1e हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस n2e हो जाएगा। 8th पॉइंट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। मतलब क्या हुआ, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ। देखिए मैं बताता हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया गया है कि अगर किसी चीज, किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, लाइट के कंपेरेबल हो, तो उसका मास बढ़ जाता है। m0 उसका रेस्ट मास है, और उसका हाई स्पीड पे उसकी मास की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। सो मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। ठीक है, मास इज
रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी चार्ज के लिए नहीं होती। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज एट एनी स्पीड विल रिमेन सेम। चार्ज एट एनी स्पीड विल रिमेन सेम। हर स्पीड पे चार्ज जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, देन कमिंग टू द 9th पॉइंट। तो जो अगला पॉइंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा ही है कि चार्ज कैन नीदर बी created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another, ठीक है। तो चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चार्ज को केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। 10th पॉइंट, अ न्यूट्रल बॉडी must have equal amount, you can say, of positive and negative charge, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। चार्जिंग होती कैसे है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, बिकॉज जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड दोज आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर को न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलते। चार्जिंग होना या ना होना इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इफ अ न्यूट्रल बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन खोया तो प्लस ई का चार्ज आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो प्लस 2e का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इफ अ न्यूट्रल बॉडी gains electron, it becomes negatively charged। अगर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -e, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2e एंड सो ऑन। तो चार्जिंग जो है इलेक्ट्रॉन खो के या पाके होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, चार्ज के बारे में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। अब जिस डिवाइस से हम चार्ज को मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सो चार्ज इज मेजर्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है? तो आइए कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इलेक्ट्रोस्कोप समझाने के लिए, जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक ग्लास बॉक्स होती है और एक मेटल का रॉड होता है और उस रॉड के एंड पे गोल्ड के पतले पतले 2 फॉयल होते हैं। उस मेटल रॉड के ऊपर एक मेटल का ही कैप लगा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है। तो मैं ज़रा यहाँ लेबलिंग कर दूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट a gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी चार्ज्ड बॉडी होगी उसको आप लाके यहाँ इस कैप पे रखेंगे तो ये एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। जैसा इस पे चार्ज होगा तो क्या होगा, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज जो है स्प्रेड हो जाएगा और यहाँ जो पतली पतली गोल्ड के फॉइल्स हैं यहाँ तक चार्ज पहुँच जाएगा और ये गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी, यानी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी ड्यू टू रिपल्शन। तो उनकी जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होती है, ठीक है, जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होती है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस यानी जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, that is, you can say that will increase with the increase in magnitude of charge, will increase with increase in magnitude of charge. So let's label the diagram. This is your glass box, this is metal rod, metal cap, these are gold leaves, basically they are foils, and this is the charged body, right? तो देखिए, ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफली ये समझाया है कि व्हाट इज़ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ डज इट वर्क्स, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये कहानी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। अच्छा, एक चीज़ और, हमने वहाँ लिखा था कि एक जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। आपको मैं बताऊं कि इवन अ न्यूट्रल बॉडी can get attracted by a charged body. अट्रैक्शन एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है और इसीलिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है भैया। एंड देयरफॉर attraction is not a sure test of charging। इसलिए अट्रैक्शन होना चार्ज्ड होने की का सबूत नहीं देता, ठीक है। इट डज नॉट वेरीफाई दैट द बॉडी इज चार्ज्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये न्यूट्रल बॉडी
कैसे अट्रैक्ट हो गया एक चार्ज बॉडी से। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक न्यूट्रल स्फीयर लिया, ठीक है, और उसके समक्ष हम एक चार्ज बॉडी को लेके आए, ठीक है। Now this body is charged, लेकिन जो स्फीयर आपके सामने दिख रहा है वो है न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल स्फीयर होगा इसके अंदर जैसे ही आप इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट बराबर होगा, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाओगे तो क्या होगा, इसमें चार्जेस की पोलराइजेशन हो जाएगी। तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इधर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके दूर चले जाएंगे। क्वांटिटी दोनों की बराबर रहेगी। एज अ होल ये स्फीयर अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्जेस नज़दीक हैं सोर्स के, यानी रेड वाले पॉजिटिव चार्ज बॉडी के, तो अट्रैक्शन का इफेक्ट ज़्यादा होगा और रिपल्शन का इफेक्ट कम होगा। तो नेट नेट यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सो अट्रैक्शन जो है दैट इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ठीक है, क्योंकि इवन न्यूट्रल बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये देखिए हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज का आज हमने अध्ययन किया। अब यहाँ से जो है वो आपका चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर में जो सबसे पहला लॉ है वो है कूलम्स लॉ। तो आइए थोड़ा स्टेटमेंट हम कूलम्स लॉ की कर देते हैं बिफोर वी एंड दिस क्लास। आज छोटी रखेंगे बिकॉज फर्स्ट क्लास है। तो नो कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है पहला लॉ है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट important charges is directly proportional to product of their charges and inversely to the square of distance between them। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो इस बात को आप अच्छे से समझ ले कि ये जो लॉ है वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए है, यानी वो चार्जेस जिनका शेप जो है वो एक पॉइंट की तरह है, ठीक है। तो ये लॉ को ज़रा हम समझते हैं कि लॉ क्या कह रहा है। तो मान लीजिए दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, एक और दो, ये दोनों पॉइंट पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यही मान के चलें कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये इनके बीच को मिलाने वाला लाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले वाले चार्ज की वैल्यू है Q1 और दूसरे वाले की वैल्यू है Q2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों चार्जेस मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि चाहे आप F12 लिखो, चाहे आप F21 लिखो, चाहे आप उन दोनों को F लिखो, बिकॉज दे विल बी एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 and inversely to the square of distance between them. So the law is like
F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is a constant of proportionality. ठीक है, K जो है वो यहाँ पे constant of, K is the constant of proportionality. ठीक है, अब आइए ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसके बारे में बात करें कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, क्या इसकी वैल्यू होती है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो के को हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन. अब जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है परमिटिविटी. परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट. जो इंटरवीनिंग मीडियम है उसकी परमिटिविटी. तो अब सवाल उठता है कि ये परमिटिविटी क्या होती है भाई साहब. तो परमिटिविटी का मतलब है प्रॉपर्टी बाय virtue of which any medium opposes. याद रखिए, परमिट का मतलब, परमिटिविटी का मतलब परमिट नहीं करेगा, opposes electrostatic interaction within itself. ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी मीडियम खुद के भीतर रखे हुए चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को वीकन करेगा, कमजोर करेगा, ऑपोज करेगा. ठीक है, तो ये होता है परमिटिविटी का मतलब. अब इसी के की वैल्यू इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम का दूसरा नाम फ्री स्पेस भी होता है. ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट. मतलब एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस. ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन होती है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट. अब अगर हम बात करें SI यूनिट की तो के का यूनिट क्या होगा बच्चे यहाँ पे बताओ. तो F इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. तो के का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. सही है, और एप्सिलॉन का यूनिट के यूनिट के ठीक उल्टा होगा. तो इसका होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये है एप्सिलॉन की यूनिट और ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यानी फ्री स्पेस में एप्सिलॉन की वैल्यू. और ये लीस्ट वैल्यू होती है एप्सिलॉन की, याद रखिए, इससे कम एप्सिलॉन कहीं नहीं होता. ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी हो गई. अब इस एप्सिलॉन को अगर आप पुट करते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट में तो ये वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो ज़्यादातर क्वेश्चन में मीडियम वैक्यूम ही दिया होता, कुछ ना दिया रहे तो भी आप वैक्यूम ही मानेंगे. और उस परिस्थिति में आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो इन सभी तथ्यों के बाद अब हमारा जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी F12 लिखें चाहे F21 लिखें, जिसका वैल्यू कितना आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. और याद रहे कि ये उस परिस्थिति में है जब दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, जब दोनों चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में. ठीक है,
तो ये देखिए हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बनता है। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं कि इससे आगे क्या। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंदर। तो एक चीज़ और ज़रा मैं डिस्कस कर लूँ, और उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आइए बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए बहुत सिंपल है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के, ठीक है। ये वो वाला के नहीं है, वो कांस्टेंट वाला के नहीं है, अलग है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम is defined as ratio of its permittivity to that of free space और वैक्यूम। यानी किसी भी मीडियम का अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, उसको मैं कैपिटल के से दिखला रहा हूँ इसीलिए, तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब मीडियम की जो रियल परमिटिविटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि जो एप्सिलॉन था उसकी वैल्यू कम से कम एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम जानते हैं, और अधिक से अधिक उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसके लिए होती है? फॉर मेटल्स या कंडक्टिंग मीडियम के लिए, और एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो तो आपको पता ही है, दैट इज फॉर फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई। उसी तरह से ये जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, अब अगर रेशियो लीजिएगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से, अब मिनिमम किससे डिवाइड कर सकते हैं आप बताइए? मतलब ऊपर न्यूमरेटर में मिनिमम क्या हो सकता है? एप्सिलॉन नॉट ही हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट से छोटा तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, जो कि फ्री स्पेस के केस में होगी, और अगेन इसकी लार्जेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होगी फॉर मेटालिक और कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि आपका जो परमिटिविटी वाला मामला है, रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। गुड। तो ये जो है ये होता है फ्री स्पेस के लिए, और साहब ये होता है
ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम की। तो अब हमने देखिए इस कांस्टेंट का मतलब भी समझ लिया। तो अब हम आते हैं कि हमारा फाइनली जो कूलम्स लॉ बना, जो अभी तक हमने पढ़ाई किया, उसमें क्या बना। तो अब जनरल मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में आपके चार्जेस रखे हों, आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू 1/4 अब देखिए यहाँ पर अगर मीडियम का जनरल में लिखूंगा तो उसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ। अभी बताया था ना आपको कि किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा बताइए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू उसका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारा आखिरी में जाके ये हमारा बनता है रिजल्ट कूलम्स लॉ का। और बच्चों आज यहीं तक करेंगे। कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया, कांस्टेंट परमिटिविटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में फिर इससे आगे बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, ठीक है। वीडियो में अपना कमेंट और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करो। अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड आपको लगता है कि और कुछ किया जा सकता हो तो वो भी आप ज़रूर अपने फीडबैक में लिखो। अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे वीडियोस में जो है वो केवल कंटेंट ही डिस्प्ले होता है, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ कि इससे ज़्यादा समझ में आ सकता है बच्चों को और मैं फ्री होकर ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, रादर दैन कि टीचर दिखे, कंटेंट ज़्यादा साफ साफ दिखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समझते हैं कि ये सही है तो इसके बारे में भी लिखिए, और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये गलत है, टीचर भी दिखना चाहिए साथ साथ, तो वो भी ज़रूर लिखिए। तो उस पर भी काम करेंगे, चाहे भले ही हम वीडियो शाई हों, लेकिन फिर कोशिश करेंगे कि उस तरह की वीडियोस दी जाएं। और जो भी अपने फीडबैक हैं वो दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।